गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपका चला था जीवाणु, काफ़ी कुछ हमने इसमें पढ़ लिया है। आज आपके पास में है पार्ट 7 तक आपने अच्छी तरीके से बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आपने काफ़ी कुछ पढ़ा है ना। आपने प्रोटीन की संरचनाओं के बारे में पढ़ा, प्राथमिक संरचना के बारे में पढ़ा, द्वितीयक संरचना के बारे में पढ़ा, तृतीयक पढ़ी, चतुर्थ पढ़ी। देखा होगा किस तरीके से कैसे कैसे संरचना बन रही थी, है ना। थोड़ा सा टफ था, टफ तो नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन ये था कि एक बार अगर आपने ढंग से पढ़ लिया ना तो दोबारा दिक्कत नहीं आएगी, आराम से कर लोगे इसको। चैप्टर ही ऐसा है आपका, है ना। बाकी बायो वालों के लिए तो मजे पड़ गए होंगे, उन्हें एक एक्स्ट्रा चैप्टर, मतलब ये सारा उनका रिवीजन हो रहा होगा, क्योंकि ये तो सब मतलब उनके लिए नया बिल्कुल नहीं है। बायो वालों के लिए ये नया नहीं है, मैथ्स वालों के लिए ये नया है। ये सब कुछ मैथ्स वालों के लिए नया है। अभी आपने देखो, आपने ना बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड बिल्कुल जो 10th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा डीएनए, आरएनए, एटीपी, एडीपी, है ना। काफ़ी कुछ आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। तो यहाँ पे भी आपके पास में ये सब है, लेकिन 10th क्लास में हम केवल फुल फॉर्म पढ़ते थे, हल्का फुल्का उनके बारे में हम पढ़ते थे। तो आज काफ़ी कुछ हद तक हम कंप्लीट कर देंगे आपके पास में, है ना। तो घबराने वाली बात नहीं है, इजी है, बहुत इजी है। एक बार आ गया ना समझ में, दिक्कत कहीं पे भी नहीं आएगी। एक बार अगर आपको समझ में आएगा, आ जाएगा ना, फिर दिक्कत नहीं आएगी कहीं पे। ठीक है, समझ गए सभी? चलो आगे बढ़े। फिर आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। कल आपने काफ़ी कुछ पढ़ा, पेप्टाइड्स के बारे में पढ़ा था, डाईपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड होंगे आपके पास में, ये सब आपने पढ़ा था। अल्फा अमीनो एसिड के बारे में पढ़ा था, उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। और हमने क्या क्या पढ़ा था, जो प्रोटीन का वर्गीकरण पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था रेशेदार, एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन था उसमें, है ना। तो देखो, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा ना तो दिक्कत नहीं आएगी आपको कहीं पे भी, आराम से कर लोगे मजे से, बिल्कुल मजे मजे में आपका ये जीवाणु कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसे ही बोला कि छी यार ये तो बायो का चैप्टर है, कहाँ कहाँ हमारी बस की नहीं है यार, मैथ्स वाले सोच रहे होंगे, है ना। तो ऐसे तो मैथ्स वाले कहाँ, ऐसे तो तुम फिजिक्स में भी बोलते, फिजिक्स भी तो पूरी आधी आधी से ज़्यादा मैथ्स होती है फिजिक्स में भी, है ना। तो वहाँ पे वो बायो वाले बोलते होंगे कि हट, कहाँ कहाँ फंस गए हमने, क्यों ली होगी हमने फिजिक्स, है ना। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो आपके केमिस्ट्री के ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं बायो में होते हैं, और फिजिक्स में ऐसे होते हैं कि वो मैथ्स में आते हैं, है ना। मतलब मैथ्स के कॉन्सेप्ट फिजिक्स में आते हैं। तो ये दोनों चैप्टर आपस में दोस्त है, कौन कौन से, मैथ्स और फिजिक्स। और यहाँ पे केमिस्ट्री और बायो, है ना। तो ऐसे बोलते हैं जिनकी बायो अच्छी होती है उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी होती है, और जिनकी मैथ्स अच्छी होती है उनकी फिजिक्स भी अच्छी हो रही है। ये वो दूसरी वाली केमिस्ट्री की बात नहीं की जा रही यहाँ पे। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल क्या है ना। यहाँ पे आपके पास में डीएनए है, आरएनए है। 10th क्लास में, 9th क्लास में आपने केवल इनके बारे में क्या पढ़ा होगा, इनकी फुल फॉर्म के बारे में पढ़ा होगा। इस क्लास में भी आप ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं है आपके सिलेबस में, हल्का फुल्का है लेकिन है काफ़ी, है ना। पर बायो वालों ने तो काफ़ी कुछ पढ़ रखा होगा इसमें, ठीक है, या आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम न्यूक्लिक अम्ल देख लेते हैं आपके पास में कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। क्या होते भाई ये न्यूक्लिक एसिड? सजीव कोशिकाओं के केंद्रक न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस पता है ना क्या होता है आपके पास में, नाभिक। नाभिक, जैसे आपने कहाँ पढ़ा होगा, आपने पता कहाँ पढ़ा होगा आपने, मैंने आपको अगर परमाणु के बारे में कभी बताया होगा तो मैंने आपको बताया होगा कि कोई भी परमाणु कोई भी पदार्थ होता है, उसके मिड में एक नाभिक होता है। क्या होता है उसके मिड में? एक नाभिक होता है, और उसके आसपास क्या रहते हैं, कहाँ क्या रहते हैं भाई, उसके आसपास रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, इन कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, भ्रमण करते हैं, वो चक्रण करते हैं इन कक्षाओं में, कुछ इस प्रकार से, है ना। तो किसी भी आपके पास में क्या है, कोई भी पदार्थ है तो उसके मिड में नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है। तो क्लियर हो गई बात मेरी, समझ गए सब? कोई भी पदार्थ है आपके पास में और उसके मध्य में क्या होता है, नाभिक होता है भाई। ठीक है, क्या होता है उसके मध्य में, नाभिक होता है। ठीक है, चलो आगे देखें, हम इसमें आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं कि सजीव कोशिकाओं के केंद्रक में न्यूक्लियस नाभिक में उपस्थित उच्च अणुभार युक्त
क्या बोल रहा है यहाँ पे आपके पास में, उच्च अणुभार युक्त जटिल कार्बनिक अम्ल को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। जैसे आपने पॉलीपेप्टाइड में पढ़ा होगा, पॉलीपेप्टाइड में क्या होता है आपके पास में कि बहुत सारे आपके पास में क्या होते हैं, अल्फा एमिनो एसिड होते हैं, है ना। बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड से आपका क्या बनता है, पेप्टाइड बनते हैं। तो मतलब दो अल्फा एमिनो से क्या बनता है आपके पास में, पेप्टाइड बनते हैं। क्लियर। और पेप्टाइड के बाद आपका क्या बनता है, डाई पेप्टाइड बनता है। जब हम असंख्य अणु के क्या होते हैं आपके पास में, पेप्टाइड्स के होते हैं, तो उनका संघनन होता है, संघनित होते हैं वो। संघनन के पश्चात तत्पश्चात क्या होता है भाई, बहुत सारे हमें असंख्य जटिल कार्बनिक क्या मिलते हैं आपके पास में, यौगिक मिलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। क्लियर। तो यहीं पे भी यहाँ पे भी आपके पास में क्या है कि जो नाभिक होता है, नाभिक में क्या पाया जाता है, नाभिक में उपस्थित उच्च अणुभार युक्त जटिल कार्बनिक, ठीक है, अम्ल को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ये दो प्रकार से होता है, एक होता है हमारे पास में डीएनए, एक होता है आरएनए। क्लियर हो गई बात। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि सजीव कोशिकाओं के केंद्रक न्यूक्लियस या मतलब नाभिक में उपस्थित उच्च अणुभार युक्त जटिल कार्बनिक अम्ल को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपके पास में डीएनए, एक होता है आरएनए। क्लियर। आगे देखें, इसमें आगे बढ़ते हैं भाई। न्यूक्लिक अम्लों के मुख्य घटकों के नाम लिखिए। या दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा आपको कि न्यूक्लिक अम्लों में उपस्थित प्यूरिन, पिरिमिडीन, ठीक है, क्षारक क्या है, इसके नाम लिखिए, है ना। ठीक है, चलो तो पहले मैं आपको थोड़ा सा एक टेबल बनवा देती हूँ यहाँ पे, जिसके थ्रू आपने समझना है। तो लिखोगे आप हेडिंग डालना कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। क्या डालोगे, हेडिंग क्या डालोगे, कंपोनेंट्स, ठीक है। क्या हो गया आपके हेडिंग, क्या हो गए, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, हिंदी में लिखना होगा तो लिख लेना न्यूक्लिक अम्लों के मुख्य घटक, है ना। हिंदी में क्या लिखोगे, न्यूक्लिक अम्लों के मुख्य घटक। ठीक है, ये सब आप लिख लेना भाई। चलो लिख लो, हिंदी में भी लिखोगे, क्या लिखोगे, न्यूक्लिक अम्लों के मुख्य घटक। चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं इसमें आगे। अब ये आपके पास में क्या हो जाता है, तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये आपका यहाँ पे तीन पार्ट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। एक होता है यहाँ पे आपके पास में, देखो चलो हाँ, मैं पहले यहाँ पे, एक होता है आपका, कौन सा कलर लिया जाए यहाँ पे, ठीक है भाई। चलो, एक होता है आपके पास में यहाँ पे नाइट्रोजीनियस बेस बेस मतलब क्षार हो गया आपके पास में, ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेस। हिंदी में लिखना होगा, हिंदी में लिख लेना नाइट्रोजीनियस क्षारक, ठीक है। दूसरा होता है आपके पास में पेंटोस शुगर। दूसरा क्या होता है, पेंटोस शुगर। और तीसरा जो पार्ट होता है यहाँ पे होता है वो फॉस्फेटिक ग्रुप, ठीक है। वो पढ़ा है ना आपने, क्या बोलते हैं उसको, जैसे आपने एक पढ़ा होगा PO4 हो गया है ना, 3- इस टाइप से ये होते हैं आपके पास में, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, आपकी हेडिंग होगी वो होगी आपके पास में प्रोस, ठीक है, स्टैटिक ग्रुप, ठीक है, समझ गए भाई। या हिंदी में लिखना होगा तो हिंदी में लिख लेना फॉस्फेट मूलक, ठीक है, फॉस्फेटिक होगा यार, एक मिनट में इसको चेक कर लेती हूँ, ठीक है, इसको मैं एक बार चेक कर लेती हूँ ये फॉस्फेटिक है कि क्या है ये, ठीक है, इसको हम चेक कर लेते भाई। हाँ, यहाँ पे ये आपके पास में प्रोस्टेटिक ही है, इसके बाद आएगा फॉस्फेटिक मूलक, ठीक है। इसका यहाँ पे लिख लेना प्रोस्टेटिक ग्रुप, और यहाँ पे नीचे लिख लेना हिंदी में क्या लिखोगे, हिंदी में लिखोगे फॉस्फेट मूलक,
ठीक है, क्या आ जाएगा? अगर बात करें इसकी संरचना, चलो पहले हम यहाँ देखेंगे, उसको कर लें। चलो इधर से स्टार्ट करते हैं ना। तो यहाँ पे आपके पास में नाइट्रोजीनियस बेस में क्या क्या आता है? एक होता है आपके पास में प्यूरिन, है ना। एक क्या होता है आपके पास में? प्यूरिन। दूसरा होता है इसका, इसके है ये बेस के इसके हैं ये, ठीक है। इसके क्या है? टाइप है ये। एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडीन। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो यहाँ पे ये इनको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दो कुछ इस प्रकार से। ठीक है भाई, समझ गए सब? कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे इनको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एक लिखोगे आप यहाँ पे पिरिडीन, हिंदी में लिखना, सॉरी पहले प्यूरिन आएगा, है ना। हिंदी में लिखना होगा, हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश में लिखना होगा, इंग्लिश में लिख लेना। तो PURINE, ये क्या हो गया आपके पास में? प्यूरिन, ठीक है, प्यूरिन। चलो मैंने हिंदी और इंग्लिश में लिख दिया। दूसरा हो गया आपके पास में पिरिमिडीन, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग होती है PYR, एक मिनट, हाँ इसको P को R लग रहा नहीं, PYR, ठीक है, पिरिमिडीन है ना, MIDINE, ये हो गया। तो हिंदी में लिख लेना पिरिमिडीन, पिरिमिडीन, ये। क्लियर हो गई बात? ठीक है, छोटी ई की मात्रा लगा देना यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा विजिबल नहीं हो रहा एक ढंग से यहाँ पे, तो मैं इरेज ही कर देती हूँ ना, इसको इरेज ही कर दिया जाता है भाई, तो मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है, क्या बोला मैंने आपको? पिरिमिडीन, पिरिमिडीन, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम प्यूरिन का। देखो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से ध्यान ध्यान से देखना, ठीक है। जब आपके पास में क्या होता है, प्यूरिन का स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, देखो इसमें ना आपके पास में कुछ बेंजीन रिंग टाइप की होती है, ठीक है, बेंजीन रिंग टाइप की होती है। तो यहाँ पे ये बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखोगे N, ठीक। फिर उसके बाद एक इधर बनेगा, क्लियर हो गई बात। फिर आपका एक इधर को आएगा ये वाला, जैसे बेंजीन रिंग बनाते हो ना, सेम एज इट इज वैसे आपने बनाना है। फिर ये इधर आएगा, फिर ये यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये N आएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में? ये आपका N आएगा, यहाँ पे N, N, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में? N आ जाएगा। थोड़ा स्ट्रक्चर ध्यान से बनाना, ठीक है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये बन गया। यहाँ पे आपके पास में दो, अब अल्टरनेटिव में क्या होते हैं, ये जुड़े डबल बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे एक यहाँ पे हो गया, तो एक यहाँ पे आएगा आपके पास में, एक यहाँ पे, ये अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव क्या होते हैं? यहाँ पे आपके पास में डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका कुछ इस प्रकार से, ये आपके अल्टरनेटिव क्या होते हैं भाई? डबल बॉन्ड होते हैं इनमें, समझ गए। अब इसी में आपका क्या जुड़ा होता है? यहाँ पे आपके पास में थोड़ा सा दूर में आपका NH, ठीक। फिर यहाँ पे ये, और यहाँ से ये वाला ऐसे करके और ऐसे बना लेना आपने, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? ये वाला आपका, रुको, हाँ यहाँ पे इसको डबल बॉन्ड में आ जाएगा ये, ठीक है। कैसे आएगा ये आपका? ये ऐसे कर देना, और ये वाला आपका ऐसे कर देना, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड आ गया भाई। ये क्या आ गया यहाँ पे आपके पास में? डबल बॉन्ड। क्लियर हो गए? ये होता है आपके पास में प्यूरिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या होता है? प्यूरिन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बात करेगा हम पिरिमिडीन की। पिरिमिडीन का कुछ ऐसा होता है आपके पास में, बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग हो गई आपके पास में। यहाँ पे आपका N आता है, ठीक, बेंजीन रिंग N। फिर यहाँ से आपका जुड़ गया, फिर यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया? N आया, ठीक है। फिर आपका ये कुछ इस प्रकार से आपके पास में बनता है भाई, ये लो बन गया, ठीक है। अब इन्हें अल्टरनेटिव में उनको इन पे भी डबल बॉन्ड लगा दो, अल्टरनेटिव में क्या लगा दो? डबल बॉन्ड, ये लग गया। क्लियर हो गई बात? ये होता है पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर, ये होता है आपके पास में प्यूरिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके भी 3 प्रकार होते हैं, और यहाँ पे इसके क्या होते हैं? 2 प्रकार। फिलहाल मैं आपको अभी आगे ये बताती हूँ, ठीक, समझ गए सब। और इसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे भी इसके भी 2 टाइप में इसको डिवाइड कर रखा है। इसका भी 2 पार्ट में क्या हो रखा है यहाँ पे? एक होता है आपके पास में, पहला होता है राइबोस, राइबोस शुगर, ठीक है, राइबोस शुगर। यहाँ पे होता है आपके पास में डीऑक्सी, डीऑक्सी, ठीक है, राइबोस शुगर, डीऑक्सी
राइबोज शुगर। समझ गए सब? क्या होता है, एक होता है आपके पास में राइबोज शुगर, एक होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्लियर? इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर ध्यान रखना भाई, ठीक है? किस प्रकार से बनते ठीक है, इसका स्ट्रक्चर, थोड़ा सा जुकाम हो गया मुझे, ऐसा लग रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किस प्रकार से बनता है आपके पास में राइबोज का, ठीक है? तो ये बनता है, पहले यहाँ पे एक गोला बना दो, फिर यहाँ पे इस प्रकार से, थोड़ा याद रखना कि बेंजीन की तरह है ये स्ट्रक्चर, इसमें सेम बेंजीन की तरह, ठीक है? ये आया आपके पास में, यहाँ से ये आया और यहाँ पे ये ऐसे, ठीक है भाई? ये आया और यहाँ से आपके पास में, जैसे हमने कहा फ्रक्टोज और ग्लूकोज की अल्फा बीटा संरचना पड़ी थी ना, वैसी बनानी है यहाँ पे, ठीक है भाई? समझ गए? यहाँ पे ये एच जुड़ गया आपके पास में, यहाँ पे आपका एच जुड़ा तो यहाँ पे आपका ओ एच, यहाँ पे आपका ओ एच और यहाँ पे आपके पास में एच, यहाँ पे आपके पास में जुड़ेगा CH2OH, ठीक है? और यहाँ पे आपके पास में क्या जुड़ गया, ये H, कुछ इस प्रकार से। ये किसका हो गया, ये राइबोज शुगर का हो गया आपके पास में। क्लियर हो गई बात? अगर हम बात करें आपके पास में डीऑक्सी राइबोज शुगर की, है ना, डीऑक्सी राइबोज शुगर की, तो वो किस प्रकार से बनता है, वो भी थोड़ा सिमिलरली ऐसे बनता है, बस इसका क्या हो जाता है, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है? पहले गोला बना दो भाई, गोला बन गया, ये बना आपका, ठीक है, इस प्रकार से, और ये देखो ध्यान से देखना भाई, ये बने, यहाँ पे आपका OH आता है, यहाँ पे H, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे आपके पास में OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे आपके पास में H, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2OH। बस इसको मार्क कर लेना यहाँ पे, है ना, इसको डॉटेड लाइन से यहाँ पे मार्क कर लेना। ये आपके किसका होता है, ये होता है राइबोज शुगर का, ये होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर का। क्लियर हो गई बात? ठीक है, बन गया आपका स्ट्रक्चर, ठीक है, बन गया ये, लो, ठीक है? अब हम देखते हैं आपके पास में फॉस्फेट मूलक का। फॉस्फेट मूलक तो इजी है, सबसे इजी फॉस्फेट मूलक है, ठीक है? फॉस्फेट मूलक का क्या होता है, देखो P, फिर यहाँ पे O-, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, है ना, और ये होता है आपके पास में कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे O-, यहाँ पे भी आपके पास में O-, और ये बनता है PO4 3- का स्ट्रक्चर। क्लियर हो गई बात? क्या बनता है ये आपके पास में, PO4 3- का स्ट्रक्चर। क्लियर? ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट से इसमें स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, इसके भी दो पार्ट है, इसके भी आपके पास में दो पार्ट है, ठीक है? इसका भी बता देती हूँ मैं आपको ना, अगर स्पेस यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा। ये आपके पास में प्यूरिन का भी क्या है, दो पार्ट है। कौन कौन से दो पार्ट है यहाँ पे आपके पास में? एक है आपके पास में एक है आपके पास में एडेनाइन, ठीक है? थोड़ा सा नाम अटपटा सा है, नाम अटपटा सा है भाई। क्या है, एक है आपके पास में ADENINE, और दूसरा है आपके पास में गुआनिन, GUANINE, गुआनाइन, ठीक है? और यहाँ पे आपके पास में इसके भी तीन पार्ट है, किसके, पिरिमिडीन के। ये ना थोड़ा सा यहाँ पे ना कॉम्प्लिकेटेड है, बायो वालों के लिए तो उन्होंने ये सब कुछ पढ़ा होता है, मैथ्स वालों के लिए ना बहुत ज्यादा सोच रहे होंगे क्या ही है यार ये, तो इससे बड़े तो इसको छोड़ ही देंगे हम, है ना? ठीक है, तो पिरिमिडीन है, तो इसके भी आपके पास में, इसके भी तीन होते हैं, इसके भी ये आपके पास में तीन पार्ट में क्या हो रखा है, डिवाइड हो रखा है, ठीक है? इसको मैं थोड़ा सा पेज बढ़ा देती हूँ इसका, ठीक है? तो पहला पहला क्या है भाई, पहला है आपके पास में, पहला है साइटीन्स, साइटीन्स, ठीक है? इसे हम प्रदर्शित कर क्या है, पहला है आपके पास में, पहला है आपके पास में साइटीन, सॉरी यहाँ पे आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ा सा, ये आपके पास में CYTASASENE, और इसे प्रदर्शित करते हैं C से, ठीक है? इसी प्रकार से यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे मैं दूसरा इधर बगल में लिख देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम ना पड़ेगा, क्योंकि है ना। दूसरा है आपके पास में, दूसरा है थाइमीन, दूसरा क्या है इसी का है, ये है आपके पास में थाइमीन, THY
THYMINE, इसे प्रदर्शित करते हैं टी से। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? टी से। तीसरा है आपके पास में, इसी का सब पार्ट है, इसी का सब पार्ट है। तीसरा क्या है भाई? तीसरा है आपके पास में यूरासिल। ठीक है, तीसरा क्या है? यूरासिल, SCYL, इसे प्रदर्शित करते हैं यू से। ठीक है, क्या क्या है आपके पास में? देखो एकदम से ये आपको ना ये पूरा आपका जो ये है वर्गीकरण है इसका या कंपोनेंट्स है, ये एकदम से समझ में नहीं आएंगे आपको, है ना। थोड़ा सा आपको एकदम से यहाँ पे ये समझ में नहीं आएंगे, तो मैं थोड़ा सा आपको एक बार बता देती हूँ। अब ज़्यादा अच्छे से समझ लेना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, फालतू इधर उधर की बातें या आपका जो लाइव चैट में जो बातें चलती रहती है उस पर ज़्यादा ध्यान ना देके सुन लेना। ठीक है, तो आपके पास में क्या है? न्यूक्लिक अम्लों के मुख्य घटक। ठीक है, पहला होता है आपके पास में नाइट्रोजीनियस क्षारक, हिंदी में ऐसे ही लिखना है। दूसरा होता है पेंटोस शुगर। तीसरा होता है आपके पास में प्रोस्टेटिक ग्रुप। ठीक है, क्लियर? इसके 2 पार्ट होते हैं, एक प्यूरिन और एक पिरिमिडीन। ठीक है, इसके 2 पार्ट है, एक प्यूरिन है, एक पिरिमिडीन है। यहाँ पे आपके पास में पेंटोस के भी 2 पार्ट है, एक राइबोस शुगर है और एक डीऑक्सी राइबोस शुगर। फॉस्फेट का मूलक एक ही होता है, सबसे कॉमन है PO4 3-। प्यूरिन 2 प्रकार के हैं, एक एडेनाइन है, एक गुआनाइन है आपके पास में। पिरिमिडीन के भी 2 प्रकार है भाई। ये क्या हो गया? अच्छा, ये मेरे बालों का कमाल है भाई। ठीक है, ये यहाँ पे ठीक है ना, समझ गए? थायमीन वाला दिख रहा है प्रॉपर। चलो ठीक है, क्या बोल रही थी मैं आपके पास में? प्रिमिडीन के भी क्या है आपके पास में? 3 प्रकार है। एक है आपके पास में एक क्या है आपके पास में? साइटेंस, उसको सी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा थाइमीन है। तीसरा आपके पास में यूरासिल है ना। किसी को अगर हिंदी में लिखना होगा हिंदी में लिख लेना, ये स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो अगर किसी को ये समझ में ना आए ना, मतलब इसका वर्गीकरण याद ना हो, दिमाग में ना बैठे, कॉपी में नोट्स बना लेना, इतना आप कर लेना, आपको पता होना चाहिए न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। इनके बारे में ना थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। हो सकता है ये आपको एकदम से ना आए समझ में, दिक्कत कर सकता है आपको, फिर क्या करोगे? फिर आप ऐसे के ऐसे ही रह जाओगे, कुछ फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा फिर, क्या है ना। तो इसको एक काम करना, आपने क्या करना है भाई, इनके ना आप नोट्स बना लेना और लास्ट टाइम पे पेपर से पहले जब भी होगा एक बार इसको जरूर देख लेना। ठीक है, प्यूरिन और पिरिमिडीन देख लेना, फॉस्फेट मूलक देख लेना, राइबोस और डिऑक्सी देख लेना। हल्का हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं बोल रही मैं स्ट्रक्चर की बात कर ही नहीं रही हूँ यहाँ पे। स्ट्रक्चर तो आपका मन करे तो अगर आपको याद हो रहा है तो याद कर लेना, वरना छोड़ देना, क्योंकि इसकी वजह से कहीं आपके, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है बोर्ड एग्जाम को देख के, अगर हम देखें तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या क्या है यहाँ पे, जैसे प्यूरिन हो गया, प्रिमिडीन हो गया, ये सब स्ट्रक्चर एकदम से याद नहीं होगा आपको। ठीक है, तो अगर किसी ने सारा रिवाइज कर लिया अच्छे से और उसके पास केवल यही बचा है तो वो अच्छे से पढ़ लो। और जिसके पास में अभी वो सोच रहे हो कि हाँ भाई चलो, अभी तो खैर आपके पास काफ़ी टाइम है ना। अभी अगर हम मान के चले आपका चल रहा है ये अगस्त चल रहा है ना, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, है ना। पर बहुत सारे बच्चे क्या पता लास्ट में देख रहे होंगे, तो वैसे अगर मोटा मोटा देख के चले तो 6-7 महीने आपके पास में है। तो अगर आप आधा आधा घंटा भी पढ़ो ना रोज केमिस्ट्री को, एक एक जो मैंने एक आपके पास में टॉपिक नहीं छूटेगा, हर टॉपिक आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं भाई। इसमें हम आगे बढ़ते हैं, ले लिया, चलो आगे देखते हैं हम इसमें आगे क्या है। आगे है न्यूक्लाइड्स। ठीक है, न्यूक्लोसाइड, सॉरी न्यूक्लाइड, और ये देखो ये भी आपने पढ़ा है, न्यूक्लोसाइड वो न्यूक्लोटाइड किसे कहते हैं, इनमें अंतर स्पष्ट करिए। ये आपके बायो में भी होगा, ये आपने बायो में पढ़ा होगा भाई, है ना। 5 नंबर में आता है, ये 3 नंबर में आ जाएगा आपके पास में। अंतर स्पष्ट कीजिए न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में। तो पहले क्या है आपके पास में? न्यूक्लियोसाइड एक नाइट्रोजनी क्षारक, वो एक पेंटोस शर्करा के संयोग द्वारा बटे जटिल। देखो हमने नाइट्रोजनी पढ़ा था ना, नाइट्रोजीनियस, ये एक आपके पास में। अच्छा हिंदी में लिखोगे, हिंदी में क्या लिखना है आपने? हिंदी में क्या लिखोगे? हिंदी में लिखो ना आप नाइट्रोजनी क्षारक, है ना। चलो बहुत सारे बच्चे वरना बोल रहे होंगे यार आप इंग्लिश में करवा रहे हो, हिंदी में भी लिखो दो। हिंदी में क्या लिखोगे इसको? नाइट्रोजनीकरण, नाइट्रोजनी, ठीक है, नाइट्रोजनी क्षारक,
ठीक है। और पेंटोस तो आपके पास में पेंटोस ही आएगा, पेंटोस को आप पेंटोस ही लिखना है ना, इसको पेंटोस ही लिखना, पेंटोस, पेंटोस शर्करा, पेंटोस शर्करा। ठीक है। अब ध्यान से पढ़ना भाई, न्यूक्लियोसाइड में क्या है, देखो एक आपके पास में नाइट्रोजनी क्षारक है और एक पेंटोस शर्करा, ये देखो ये दोनों है, एक नाइट्रोजनी क्षारक एक पेंटोस शर्करा। ठीक है, समझ गए भाई, नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोस शर्करा। ठीक है, थोड़ा सा ढंग से लिख लेती हूँ मैं इसको। चलो भाई, इसको थोड़ा सा आपके लिए ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, पेंटोस शर्करा, पेंटोस शर्करा। देखो न्यूक्लियोसाइड में हमने लेना है आपके पास में, एक लेना है हमने नाइट्रोजनी क्षारक और एक लेना है पेंटोस शर्करा के संयोग द्वारा जो जटिल अणु बन रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। ठीक है, याद रखना, नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोस शर्करा इन दोनों के संयोग से हमें जो प्राप्त हो रहा है वो हमारे पास में क्या है, जो जटिल आपको कार्बनिक यहाँ पे जटिल अणु यहाँ पे आपको प्राप्त हो रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, समझ गए भाई सब। ठीक है, तो नाइट्रोजनी क्षारक प्लस पेंटोस शर्करा, एक एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। तो एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, यहाँ से ले लिया मैंने क्या ले लिया मैंने आपके पास में, एडिनाइन। ठीक है, एडिनाइन मैंने एक एग्जांपल ले लिया, तो मैंने लिखा यहाँ पे आपके पास में। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया। ठीक है, पहले या इंग्लिश में लिखना होगा, इंग्लिश में लिख लेना, हिंदी में लिखना होगा, हिंदी में लिख लेना 9। ठीक है, या चलो हिंदी इंग्लिश में ही लिख लेते हो ना, क्योंकि ADENIN। ठीक है, प्लस, प्लस हमने क्या मिलाना है इसमें आपके पास में, प्लस क्या मिलाना भाई, प्लस क्या मिलाना है, प्लस मिला देना है यहाँ से पेंटोस शर्करे दो प्रकार के होते हैं, राइबोस और डिऑक्सी, तो हमने मिला दिया यहाँ पे आपके पास में राइबोस शुगर, राइबोस शुगर। ठीक है, राइबोस शुगर हमने यहाँ पे मिला दिया, तो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ, हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, एडिनोसाइन हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, एडिनो, ये आपको, आप अगर आपको देखो स्ट्रक्चर मैंने बता रखा है ना, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या प्राप्त हुआ है यहाँ पे हमें, एडिनोसाइन। क्लियर हुई बात, हिंदी में लिखना होगा, हिंदी में लिख लेना है, क्या लिखोगे, एज इट इज लिखोगे, एडेनाइन आएगा, राइबोस शर्करा आ जाएगा आपके पास में, एडोसाइन आपको प्राप्त हुआ। क्लियर हो, ये होता है आपके पास में न्यूक्लियोसाइड, ये क्या होता है आपके पास में, न्यूक्लियोसाइड। बात करें अगर हम न्यूक्लियोटाइड की, है ना, अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड की, तो एक नाइट्रोजनी क्षारक, पेंटोस शर्करा, और आपके पास में क्या है, प्रोस्थेटिक समूह। प्रोस्थेटिक समूह क्या है आपके पास में, ये वाला, ये क्या है, प्रोस्थेटिक समूह, है ना, यही है भाई हिंदी में, इसका हिंदी भी नहीं लिखा मैंने, है ना, हिंदी में लिख लेना, प्रोस्थेटिक, थेटिक समूह। ठीक है, अब आप बोलो, देखो यहाँ पे अगर आप पेंटोस देखो, प्रोस्थेटिक समूह देखो, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये हिंदी में इनका नाम कुछ और है, वही है वही, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे हिंदी भी लिखा है और इंग्लिश दोनों भी लिख रखे हैं, है ना, प्रोस्थेटिक समूह भी लिख देना। ठीक है भाई, समझ गए समूह। तो आपका काम क्या है अब, है ना, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये टेबल क्यों लिखवाई थी, मैं चाहती मैं छोड़ देती, लेकिन आपको पता है आगे अगर आप न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड पढ़ोगे तो क्या लिखोगे उसमें, जब आपको यही नहीं पता होगा, है ना। तो उसमें हमने क्या लेना है, एक नाइट्रोजनी क्षारक लेना है, एक पेंटोस शर्करा लेना है, और प्रोस्थेटिक समूह का एक कंपाउंड लेना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या है आपके पास में, प्रोस्थेटिक समूह फॉस्फेट के संयोग से बने जटिल अणुओं को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, आपके पास में न्यूक्लियोसाइड में केवल आपका नाइट्रोजनिक क्षारक तथा पेंटोस शर्करा का यूज हो रहा था, जबकि प्रोस्थेटिक समूह में आपके पास में क्या हो रहा है भाई, सॉरी, जो जबकि न्यूक्लियोटाइड में आपके पास में क्या आ रहा है, फॉस्फेट आ रहा है, प्रोस्थेटिक समूह आ रहा है, पेंटोस आ रहा है, और दूसरा आपके पास में क्या आ रहा है, नाइट्रोजनी क्षारक आ रहा है। क्लियर हो गई बात, तो नाइट्रोजनी क्षारक, पेंटोस, ये न्यूक्लियोसाइड हो गया, और प्लस प्रोस्थेटिक, तो न्यूक्लियोसाइड प्लस प्रोस्थेटिक आपके क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है ना। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो भाई, एक तो लिख लो आप एडेनाइन प्लस राइबोस शुगर, राइबोस शुगर। इसमें क्या ऐड करना है हमने, इसमें क्या राइबोस, राइबोस लिखो, शुगर रहने देना। ये इसमें हमने क्या ऐड करना है, इसमें हमने PO4 ऐड करना है, PO4 3- ऐड करना है। तो ये बनता है आपके पास में AMP। ठीक है, क्या बनता है ये आपके पास में AMP। अब जल्दी से किसी को पता है AMP की फुल फॉर्म क्या होती है, बायो वालों बताओ भाई। तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपके पास में एडिनोसाइन, ठीक है, एडिनोसाइन मोनो फॉस्फेट, फॉस्फेट है ना, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, और अगर आपके पास में यहाँ पे तो एक मॉलिक्यूल है किसके, PO4 के, है ना, और मैंने ले लिया यहाँ पे आपके पास में ये एज इट इज आएगा आपके पास में। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये भी राइबोस भी प्लस एज इट इज आएगा। ठीक है, इसका मतलब है जो आपने ऊपर लिखा है यही यहाँ पे लिख देना। एक क्या लिखोगे, एक आप लिखोगे, आपके पास में एक क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा एडेनाइन, ठीक है, एडेनाइन आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा राइबोस, प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके ले लेना आप, PO4 के ले लेना, है ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PO4 3- के ले लेना। तो ये बनाता है आपके पास में, ये बनाता है ADP। ठीक है, ADP क्या बनाता है, ये ADP। हाँ भाई बताओ भाई, ADP की फुल फॉर्म, ये हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है, 9th 10th क्लास में पढ़ रखा है। तो ADP की फुल फॉर्म होती है आपके पास में एडिनोसिन, एडिनोसिन, ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट। ठीक है, क्या होती है आपके पास में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अगर हम बात करें किसकी बात करें, अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे कि हमने 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए, है ना, हमने ले लिया यहाँ पे एडेनिन की, यहाँ पे एज इट इज ये प्लस कर देना है और एरो, और यहाँ पे मैंने ले लिया आपके पास में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ PO4 3- के। तो हमें प्राप्त होता है यहाँ पे ATP। क्या प्राप्त होता है हमें यहाँ पे, ATP, है ना, क्या प्राप्त होता है, ATP। ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, क्या होती है आपके पास में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर हो गई बात, समझ गए भाई सब, फटाफट से पहले स्क्रीनशॉट ले लो तब समझाती हूँ मैं आपको। चलो, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना भाई मेरी बात को। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए, पहले आप इसको समझ लो, है ना, पहले आपको ये समझना होगा कि आपके पास में जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उसके कंपाउंड, या आपका अगर उसका वर्गीकरण देखें हम, तो उसके वर्गीकरण 3 प्रकार से किए जाते हैं। पहला है आपके पास में नाइट्रोजनी क्षारक, दूसरा है पेंटोस शुगर, तीसरा है प्रोस्थेटिक समूह। क्लियर, नाइट्रोजनी क्षारक में प्यूरिन पिरिडिन इसी के प्रकार हैं, और इनके भी 2 प्रकार है, एक एडेनिन एक गुआनिन। ठीक है, पिरिडिन में क्या है आपके पास में, क्या क्या है भाई, थायमीन हो गया, ये यूरासिल हो गया, ये इनके 3 प्रकार है। तीसरा क्या है आपके पास में, साइटासिन। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में क्या है, पेंटोस के 2 प्रकार हैं, एक है राइबोस और एक है डिऑक्सी राइबोस शुगर। प्रोस्थेटिक समूह में आपके पास में क्या होता है, फॉस्फेट मूलक होता है। ठीक है, और आपके पास में क्या होता है भाई, जो न्यूक्लियोसाइड होता है ये आपके नाइट्रोजनी क्षारक, तथा दूसरा आपके पास में क्या हो गया, जो दूसरा वाला है पेंटोस। ये इन दोनों के संयोग से जो हमें प्राप्त जटिल यौगिक आपके पास में अणु प्राप्त होते हैं उत्पाद के रूप में, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्लियर हो गया बात, न्यूक्लियोसाइड में याद रखना 2 होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक और दूसरा क्या होता है आपके पास में, पेंटोस शर्करा। क्लियर, क्लियर है भाई सभी को, आगे देखते हैं। बात करेगा हम न्यूक्लियोटाइड की, है ना, तो न्यूक्लियोटाइड में आपके पास में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस आपके पास में प्रोस्थेटिक समूह, या हम क्या बोले आपके पास में कि पेंटोस शर्करा प्लस, तो स्टार्टिंग से बोलते हैं नाइट्रोजनी क्षारक प्लस पेंटोस शर्करा प्लस दूसरा क्या हो गया आपके पास में, प्रोस्थेटिक समूह, 3।
इन तीनों से हमें क्या प्राप्त हो रहा है भाई, इन तीनों से हमें प्राप्त होता है एएमपी, एडीपी और एटीपी, है ना। तो यहाँ पे एडेनाइन राइबोस प्लस फोस्फेटिक समूह में आपका क्या हो गया, PO3- और ये बनाता है आपके पास में एडोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या नाम होता है इसका, एडोसिन मोनोफॉस्फेट, हिंदी में भी यही लिखोगे, ठीक है, हिंदी में लिख लेते हैं एडोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। इसी तरीके से एडोसिन मोनो आ गया यहाँ पे, ठीक है, मोनो, ठीक है, एडोसिन मोनोडाइफॉस्फेट, है ना। बेसिकली ये हमने एटीपी एडीपी के बारे में हमने कहाँ पढ़ा है, 10th क्लास में बायो के चैप्टर में पढ़ा है ना, पढ़ा है भाई, 9th क्लास में भी बायो के चैप्टर में पढ़ा है हमने कि एटीपी क्या होता है, एडीपी क्या होता है ना। कौन सा वाला चैप्टर था जहाँ पे आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा होगा, इसी प्रकार से आपने वहाँ पे आपके पास में माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्या क्या होता है भाई, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, इस प्रकार से अभी मुझे ज़्यादा ध्यान तो नहीं आ रहा है, शायद वो 5th या 6th चैप्टर था, है ना, आपके पास में साइंस की बुक का 5th या 6th चैप्टर था आपके पास में, ठीक है। तो एडीपी क्या होता है आपके पास में, एंड क्या होता है भाई, एडीपी में क्या होता है, एडोनाइज क्या होता है आपके पास में, एडोसिन मोनो फॉस्फेट, और यहाँ पे एडिनो आएगा, एडिनो ना, एडोसिन लिख दिया मैंने बस, ये आएगा आपके पास में एडिनो, एडिनोसिन है वो, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है आपके पास में, एडिनोसिन है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, हिंदी में लिखना होगा तो यहाँ पे आपके पास में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये होता है आपके पास में एडीपी और एटीपी, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये आपके पास में इंपॉर्टेंट है भाई, ये एडीपी हो गया और एटीपी, ये दोनों ही क्या होते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, ये दोनों ही यहाँ पे आपके पास में एडीपी और एटीपी क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अच्छे से इसको पढ़ लेना। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर आता है आपके पास में, है ना, बुक में भी आपको बेसिकली टेबल बना के अंतर स्पष्ट करवाया है ना। तो मैं भी इस चैप्टर में कोशिश करूंगी आपको कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दोनों में अंतर जो आए उसको हम प्रॉपर ढंग से लिख पाए, है ना, कम से कम 4-5 लाइन, एक लाइन तो आपको पता चल गई, है ना, कि न्यूक्लियोसाइड में आपके पास में केवल 2 अणु होते हैं, एक नाइट्रोजनी क्षारक होता है, दूसरा आपके पास में क्या होता है भाई, दूसरा क्या होता है, एक आपके पास में नाइट्रोजनी क्षारक पेंटोस शर्करा। जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें 3 होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक, पेंटोस शर्करा, और तीसरा क्या हो गया आपके पास में, प्रोस्टेटिक समूह। क्लियर, तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, है ना, रिवाइज कर लेते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड आपके पास में 2 प्रकार के होते हैं, अभी हाँ यहाँ पे ये नहीं पढ़ा हमने, है ना, इनके बारे में भी हम आगे आने वाली क्लासेस में अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पहला है आपके पास में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक, ये आपको पता होना चाहिए, हिंदी में लिखना होगा हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश में लिखना होगा इंग्लिश में लिख लेना, ठीक है। पहला क्या हो गया आपके पास में, डीऑक्सी, इनको हिंदी में ऐसे ही लिखते हैं भाई, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, ये होता है आपके पास में राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है आपके पास में कि सजीव में केंद्रक में क्या होते हैं उपस्थित उच्च अणु भार युक्त, ठीक है, जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं आपके पास में, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। ये 2 प्रकार होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आपके पास में आरएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल और राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। इसको अच्छे से रट लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, क्लियर। ये भी है आपके पास में न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, तो इनको अच्छे से देख लेना भाई, है ना। तो आज मैंने इसीलिए आपको इस क्लास में केवल एक ही आपका टॉपिक करवाया, न्यूक्लिक अम्ल, और ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। थोड़ा आगे हम डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। काम क्या है आपका यहाँ पे आपके पास में, जो मैंने आपको न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, इनमें आप दोनों आपने अंतर भी लिखना है, मैं भी लिखवा दूंगी आपको, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप देख लेना, फिर उस हिसाब से जब मैं लिखवाऊंगी तो वो भी देख लेना, ठीक है, खुद से भी लिखने की कोशिश करना। दूसरा काम क्या है जो मैंने आपको बताया है, तो नाइट्रोजनी क्षारक, पेंटोस शर्करा हो गया, तो तीसरा आपके पास में प्रोस्टेटिक समूह, तो उनको पढ़ लेना, स्ट्रक्चर मत देखना,
है ना। स्ट्रक्चर छोड़ देना, मुझे पता है एकदम से हमें नहीं आएगा। हाँ, अगर आपने सब कुछ कर लिया, आपके पास केवल वही काम बचा है, तो तब आप कर लेना फिलहाल। ठीक है भाई, समझ गए सब? तो अच्छे से इनको रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना भाई, समझ गए? तो फिलहाल हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।